नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिए। हम आज बात करेंगे। देखिए, 65 देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की चूलें हिल गई, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। नेपाल और बांग्लादेश इसके रीसेंट एग्जाम्पल हैं, लेकिन इनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट का राइटर एक ही है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में इसकी साजिशें ना रची गई हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। कैसे? आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने कैसे ये साजिशें फेल की। तो इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम चौधरी जी, शिवम भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। शिवम भाई, दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में बर्बादी की दास्तान लिखी गई, लेकिन मोदी जी ने कैसे इसे समय रहते पकड़ा ही नहीं, सीधे शब्दों में अगर कहें तो रिजीम चेंज की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसे फाड़ा। जी मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। तो सबसे पहले उनको एमबीएन नेटवर्क और शिवम चौधरी ऑफिशियल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका 75वां जन्म दिवस है, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम लेके आया जाना चाहिए जो समराइज करे एक तरीके से कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया। देखिए, एक कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, हर कोई एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। तो कोई तो लेगेसी प्रधानमंत्री ने बनाई होगी, अच्छी बुरी जो भी है, तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो सबसे बड़ी लेगेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई वो ये बनाई कि किस तरीके से भारत के ऊपर सतत रूप से पिछले 11 साल में जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसकी हवा निकाल दी। आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी बड़े स्तर पर। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं कि 2, 4, 5, 10 पन्ने की, बड़ा पूरी प्रिंटिंग प्रेस लगाई हुई थी स्क्रिप्ट छापने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर ही ताला मार दिया और एक टेस्ट केस तैयार किया और बाकी सब देशों के लिए जहां जहां रिजीम चेंज की तैयारी है। देखिए, अभी की अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल में भारत के संबंध जिस जिस देश से बेहतर होते गए, उस देश में कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि रिजीम चेंज का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश, सबसे पहला जो विकेट गिरा वो बांग्लादेश का गिरा। उसके बाद अभी आपने देखा नेपाल के अंदर किस तरीके से नेपाल भारत का सहयोगी है, भारत को परेशान किया जा सकता है, नेपाल में सरकार गिर जाती है। बहुत आसानी से हुए ये सारे काम, एक एक 2-2 दिन में पूरे के पूरे देश धराशायी हो गए। 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आते हैं एज अ चीफ गेस्ट, और राष्ट्रपति भवन के अंदर से वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपने डीएनए कराया है और मेरा डीएनए भारतीय है। वहां पर देखिए किस तरीके से तख्ता पलट का प्रयास होता है उसी वेस्टर्न ताकतों के माध्यम से। भारत के साथ फ्रांस 114 राफेल की डील करता है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन खबर आ गई, या काफी पहले से बातें चल रही थी। साफरान का इंजन है और बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रांस की सरकार के लिए भी कैसे अस्थिरता क्रिएट की जा रही है सब देख रहे हैं। इससे पहले यूके ने, इंग्लैंड ने भारत के साथ, ब्रिटेन ने एफटीए साइन किया, अमेरिका के साथ नहीं किया, अमेरिका का सहयोगी भारत के साथ किया। उसकी यहाँ क्या स्थिति है? आज लाखों लोग किस तरीके से सड़क पर निकल के आ रहे हैं इमिग्रेशन के नाम पर। देखिए, कहीं पर भी लाखों लोग ऐसे ही नहीं निकलते, बाकायदा स्पॉन्सर्ड होते हैं। वो स्पॉन्सर्ड के स्टाइमर की सरकार के खिलाफ क्या माहौल बन रहा है सब देख रहे हैं। और जो सबसे ताजा उदाहरण है जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस ली, भारत ने 3 बैटरियां उन्हें सप्लाई करी और फिलीपींस के अंदर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये तो 5-7 नाम मैंने वो बताए हैं जो अभी का उदाहरण है। रिजीम चेंज पूरी दुनिया में किस तरीके से चलता है वो एक लिस्ट है, अगर आप वो शेयर कर सकें दर्शकों के साथ। मात्र 1947 से 89 तक जो वेस्टर्न ताकतें हैं, जो खासकर अमेरिका है, उसने किस तरीके से 65 ऐसे देश हैं, ये डॉक्यूमेंटेड 65 देश हैं जहां कोवर्टली, ओवर्टली, कहीं ऑफेंसिव, कहीं डिफेंसिव, कहीं प्रोटेक्टिव तरीके से रिजीम चेंज करे हैं। इसमें फ्रांस जैसा देश है, इसमें इटली जैसा देश है। तो आप ये देखिए किस तरीके से ये काम करता है, और दुनिया का कोई छोटे से बड़ा देश ऐसा नहीं है जिसको रेजिस्ट कर सकता हो और वो टिका रह सकता हो। हम कहते हैं भैया चाइना तो टिका है, रशिया तो टिका है, वो नहीं टिके हैं। चाइना एक तरीके से वसाल स्टेट है उस गहरे राज्य का जिसके पैसे पे चाइना चल रहा है, तो चाइना छोड़ दीजिए, सिर्फ भारत ऐसा है और रशिया ऐसा है जो टिके हुए हैं। अब भारत
खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान 2014 हो, 19 हो, 24 हो, हर जगह प्रयास हो। 24 में तो डायरेक्ट इंटरवेंशन था, खुला, सबको पता था, सबकी जबान पे था कौन कहां क्या खेल कर रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वो स्क्रिप्ट तैयार की कि नहीं, मैं बताऊंगा पूरी दुनिया को क्या ब्लूप्रिंट होता है इन जैसी ताकतों से लड़ने का। और 6 ऐसे पॉइंट लाए हूं, 6 ऐसे कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए जो साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस पूरे खेल से किस तरीके से पूरे जानकार थे। हो क्या रहा था, 2002 से ही प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल इंटरनली तो चल ही रहा था, तो एक तरीके से उन्होंने इंटर्नशिप कर ली कि इन ताकतों से कैसे लड़ना है। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2014 के बाद ये तैयारी शुरू हुई तो उन्हें पता था क्या करना। अब मैं उन 6 पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला कि नैरेटिव पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता से कहीं संवाद ना किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो डायरेक्ट संवाद करते हैं। लोग कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिचौलियों की जब जनता से प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात कर सकता है। वो मन की बात करते हैं, वो रैलियों में बात करते हैं, वो छात्रों से संवाद करते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन है उनका जनता से। तो नैरेटिव पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और भारत में जितने भी प्रयास होते हैं इस रिजीम चेंज के, वो किसान आंदोलन के नाम पर हो, वो सीए के नाम पर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से ये पूरी जनता को बड़े आसानी से समझा दिया जाता है कि जो ये एफर्ट है, क्या जनता के मन की सही में कोई वेदना है, क्या ये या फिर ये लोकलाइज्ड आंदोलन है या ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ग्रेटा थनबर्ग की एक टूल किट गलती से लीक हो गई थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि रिहाना ट्वीट करेगी, फला एक्ट्रेस ट्वीट करेगी, हॉलीवुड में से ये ट्वीट करेगा, वो नेता ट्वीट करेगा, वो सेलिब्रिटी सामने आएगी। जानकारी सामने निकल कर आई थी और सरकार उस चीज को जनता तक ले जाने में कामयाब रही। ये समझ आता है नैरेटिव पे कंट्रोल होने की वजह से कि राहुल गांधी की जो ये पीपीटी है वोट चोरी की, वो म्यांमार में बनती है। यही नैरेटिव पे कंट्रोल है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने में कामयाब रहते हैं कि किस तरीके से सोरोस ने हजारों करोड़ रुपए भारत के चुनाव में फंड किए। और यही नैरेटिव का दम है कि 11 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की भावना देश की जनता में जगाने में कामयाब रहे। इसी नैरेटिव की जंग पर वो एक रख पाए पूरे भारत को और ये समझा पाए कि जितने भी एफर्ट हैं ये लोकलाइज नहीं है, ये ग्लोबल हैं और ये जानबूझकर फंडेड, प्रायोजित हैं और आपके हित के नहीं है, ये बताने में कामयाब रहे। कई थोड़ी बहुत जंगें फेल भी हुए होंगे, पंजाब में उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन एक व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए भारत में किस तरीके से नैरेटिव के ऊपर प्रधानमंत्री अपना होल्ड बनाए हुए हैं, उस बात को समझाने के लिए हो क्या रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लॉ एंड ऑर्डर की दृढ़ता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, भीड़ सड़क पर उतरती है, पुलिस गोली चलाती है और 36 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर सरकारें गिर जाती है। यही तो प्रयास था 26 जनवरी 2021 के में, कि लाल किले पे पब्लिक चढ़ गई कि भैया आज इनकी सरकार ये गोली चलाएंगे। एक व्यक्ति को मारना था, गोली मारनी थी, पैर में लग जाती, छू के निकल जाती। आप देखिए इस देश में क्या बवाल करता। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग तो कूद पड़े थे ना जब ट्रैक्टर के नीचे किसान दब गया था, अरे पुलिस की गोली से मारा गया। पूरा प्रायोजित था, लेकिन सरकार ने वो समझा, लॉ एंड ऑर्डर को समझा किस तरीके से हैंडल करना है। हाथ में लेना अलग है, उसको किस तरीके से समझना है वो ज्यादा जरूरी है, वो इन्होंने समझा। उसके बाद भारत के अंदर किस तरीके से एक पैरेलल शरिया चलाने का प्रयास पीएफआई जैसे संगठनों ने किया, तो 28 सितंबर 2022 को यूएपीए लगाकर एक झटके में पीएफआई खत्म कर दी। ये लॉ एंड ऑर्डर, आपकी इंटेलिजेंस मजबूत थी ना, आपको पता था ना पीएफआई का कौन कौन सा नेता कहां क्या क्या कब कब कर रहा है, आप इसलिए नैप करने में कामयाब रहे ना। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म के ऊपर जिस तरीके से काम चल रहा है और जो डेट दी है ना 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, लगभग हो जाएगा साहब। अभी 1 करोड़ का इनाम ही मारा है।
लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते। नेपाल में भी हामी नेपाल ने पैसा दिया ना, उसके साथ खड़े हुए 12 एनजीओ ने पैसा दिया ना, तो आपको फंडिंग पे कंट्रोल करना है। तो 2014 से जिस तरीके से एफसीआरए के कानूनों का इस्तेमाल करके जितनी भी फॉरेन फंडेड एनजीओ थी उनके ऊपर कंट्रोल किया गया। साहब आपको पैसा चाहिए, एक सेंट्रल बैंक, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता है, उसके अंदर ही पैसा आएगा, तब जाकर आप काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी खाते में ले लिया फिर किसी एनजीओ को दे दिया और उस एनजीओ ने फिर पीआईएल फाइल कर दी, उसने आंदोलन खड़ा कर दिया ना। एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाया ताकि पता लगे एक एक पैसा कहां से आ रहा है और किस लिए आ रहा है। ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं को, ग्रीन पीस इंटरनेशनल को 2015 में और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी को 2020 में बैन किया। छू नहीं पाती है इन एनजीओ को देश, इतने बड़े बड़े एनजीओ हैं ये। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे छापे मारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी छापा नहीं मार पाया ओएसएफ पे, वो इस देश के अंदर हुआ है। तो किस तरीके से फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल किया जाता है आप जाकर देखिए। कश्मीर क्यों शांत है आज? क्योंकि वहां एनआईए और जिस तरीके से ईडी काम करती है वहां के फाइनेंसेस का गला घोट दिया उन लोगों का, इसलिए आज वहां पत्थरबाजी नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर में एक और सिचुएशन रह जाती है। आज की खबर बताता हूं आपको, कल छपी है। 16,000 ड्रग ट्रैफिकर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पकड़े गए हैं। और 16,000 से ज्यादा लोग जो भारत में अलग अलग तरीके से काम करने के लिए आए थे, फिलीपीन से लेकर अफ्रीकन मूल से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, नेपाल से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये होती है इंटरनल सिक्योरिटी में काम होना, ये होता है फाइनेंसेस पे कंट्रोल करना, ये होता है नैरेटिव पे कंट्रोल करना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही अपनी सत्ता और बल्कि चुनी हुई सत्ता, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा, सत्ता बचाने के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हर नागरिक का हक है कि उसकी सरकार चलनी चाहिए, उसे बचाया, बल्कि इस देश को बचाया। क्योंकि यहां पे बहुत लोग बैठे हैं सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता में आ जाएं और भैया फिर जो होगा देखा जाए। मम्मी जैसा कहेगी ऐसा कर देंगे और मम्मी को जैसा बाहर वाले कहेंगे वैसा कर देंगे। उसके बाद जो आज सबसे बड़ा हथियार है इस गहरे राज्य का किसी भी देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, वो है आपका सोशल मीडिया। इस सरकार ने आईटी रूल फ्रेम की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपना पकड़ बनाया। अब कमजोरी है, अब भी बहुत कुछ है, बहुत काम करना है, शुरुआत की है। आईटी रूल 2021 बनाए गए, ट्विटर को सरकार की शर्तों को आखिरकार मानना पड़ा। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम जैसे ऐप के ऊपर भी कंट्रोल हुआ। ठीक है, धीरे धीरे वो भी अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को और इवॉल्व कर रहे हैं। तो सरकार को और प्रोएक्टिव होना है और तरीके से जो सोशल मीडिया का गेम है उसे अपने आप को और अपबीट रखना है। लेकिन वो एक हेड स्टार्ट जो इन्हें मिला था बहुत बेहतर है। बहुत देश समझ नहीं पाए इसे, बहुत सरकारें समझ नहीं पाई, और इस एक धक्के में नेपाल सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, यूक्रेन में मैदान क्रांति हो गई, सोशल मीडिया से होता है सब। एक खेल पूरा मिडिल ईस्ट जल गया, भारत में भी करने का प्रयास था, हुआ क्या? सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, भारत की उन लोगों के मंसूबे और भारत की अराजकता के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और उसका यही विजन है। दूसरी पांचवा, राष्ट्रहित सर्वोपरि। किस तरीके से धारा 370 हटाई, बालाकोट में स्ट्राइक किया, ऑप सिंदूर ने तो दुनिया का डायनामिक्स चेंज कर दिया। जियोपॉलिटिकल कू कहता हूं सर, जियोपॉलिटिकल तख्ता पलट था वो दुनिया का। बिल्कुल, और बिना आवाज के किसी को समझ नहीं आया। सबसे बड़ा तख्ता पलट अगर था, मोदी का तख्ता पलट कर रहे थे, पावर डायनामिक्स में दुनिया का तख्ता पलट किया है। पहली बार किसी एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर आर्म स्टेट के एक देश में जाकर मिसाइलें बजाई और वो कुछ नहीं कर पाया। एक दिन में 11-11 बेस उड़ाए हैं हमने। क्या कर लिया? ये मैसेज दिया कि अंदर ही नहीं बाहर भी उतने ही मजबूत हैं। भैया अंदर में तो तुम कह दो कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा तंत्र है, तुमने कंट्रोल कर लिया, गला घोट दिया, डिक्टेटरशिप है। अरे साहब, हम तो पड़ोसी को भी उतना ही सबक सिखा सकते हैं। चाहते नहीं है अलग बात है। लट को तेल बढ़िया पिलाया हुआ है, वो चला नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी लट मजबूत नहीं है। लट तो बड़ा मजबूत है भैया हमारा। हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे दंड दे सकते हैं। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी का ध्यान इस सरकार ने रखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब 2014 में सरकार आई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इकोनॉमी थी, फ्रेजाइल 5 में हम थे, क्या स्थिति थी। वहां से जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी दी, सबसे पहले आपने आधार कार्ड और इन सबको मजबूत किया, बैंक खाते खुलवाए। उसके बाद जिस तरीके से राशन कार्ड जो कहते हैं ना साफ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हो। यहीं से डिस्कंटेंट खड़ा होता है। जब आदमी का पेट भर जाता है ना,
तो उसे संतुष्टि हो जाती है, हाँ चल कम से कम इतना बेयर मिनिमम मेरा हो गया है, अब मैं और को काम में लगता हूं। सरकार ने वो चीजें सुनिश्चित की, वरना आप सोचिए 80 करोड़ लोग, इस देश की स्थिति ऐसी थी अर्थव्यवस्था की, उन्हें निश्चित तौर पर रोजगार नहीं मिलता तो क्या मिलता, हाथ में पत्थर मिलते, 500 रुपए मिलते, और फिर देश में क्या होता। सरकार ने उन चीजों का ध्यान रखा और कंट्रोल किया, घर बनवाए। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, बहुत बड़ी होती हैं किसी एक आम जीवन लोग आदमी के जीवन के अंदर। तो इन 6-7 स्टेप से जिस तरीके से सरकार ने धीरे धीरे पूरे के पूरे तंत्र को मजबूत किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो तथाकथित गहरा राज्य है जो भारत के अंदर चाहता है, वो भारत को समझ नहीं रहा है, नए बदलते भारत को समझ नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हो, योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति हो, संघ जैसा नेटवर्क हो, वो भली भांति समझता है कि किस तरीके से देश की एस्पिरेशन चेंज हो रही है, वो काम करता है। ये आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे ये चीजें बतानी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय साजिशें भारत के खिलाफ होती हैं, ये मोदी के खिलाफ नहीं हो रही। मोदी तो और 10 साल में चले जाएंगे और 15 साल में चले जाएंगे, स्वास्थ्य भैया कोई अमर होके तो आया नहीं है, लेकिन भारत तो अमर है ना, भारत तो अमर रहने के लिए आया है, बिल्कुल, इसलिए उसकी बात हो रही है। हाँ, सरकार ने कहीं कहीं कमियां छोड़ी हैं, ब्यूरोक्रेसी और जो जुडिशरी है शायद उस हिसाब से उन चीजों को अभी कंट्रोल नहीं किया गया है, बहुत सारा होमवर्क किया है, बहुत सारा अंडन है, बहुत सारा करना है। अगर सरकार ये कर लेती है तो भैया ये सरकार के लिए काम नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, ये देश की सेवा होगी अगर प्रधानमंत्री ये करने में कामयाब रहते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बातें हमने डिस्कस की उन पे गहन चिंतन कीजिए। नैरेटिव कंट्रोल किया, फंडिंग कंट्रोल की, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल लॉ एंड ऑर्डर, आईटी जैसा हथियार, सोशल सिक्योरिटी। सोचता था क्या प्रधानमंत्री पहले कोई? भाई ये नहीं कह रहा कि सारे प्रधानमंत्री इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन क्या इतनी वाइडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इतने बड़े स्तर पर क्या आप एक ग्रैंड विजन को लेकर चल सकते क्या? ये बताइए, इससे पहले किस प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1000 साल के विजन रखता हूं भारत के लिए? वो तो ये कहता पंचवर्षीय योजना लाए जी, 5 साल बाद ये करेंगे हम। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? 1000 साल बाद भारत ये होगा, 2047 तक 100 साल बाद भारत ये होगा आजादी के। वो उस विजन को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी चीज, कोई कह सकता है भाई ये तो कहने के लिए है, जुमलेबाजी है, लाल किले से कह दिया, उससे कह दिया। आप ये सोचिए, भले ही कहने के लिए है, लेकिन उस व्यक्ति का विजन है और वो देश के समाज के एक आम नागरिक के मन में उस विजन को घर कर देना चाहता है। भले ही मैं ना करूं, आम जनता करेगी। इसलिए चीजें बड़ी हैं, इसलिए समझना है कि किस तरीके से इस देश को एक बड़े खतरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बचाए हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी, उसके बाद ये हाथ भी लगाने की स्थिति में नहीं होंगे। अब तो स्थिति ये है, अमेरिका वाले भारत को आंख दिखाते हैं, भारत कह रहा है रशिया वालों से आओ चलो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। भारत अलास्का में अमेरिका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और रशिया के साथ भी कर रहा है। एक देश बताइए जो कर सकता हो। ये स्थिति है भारत की। इस तरीके से भारत को तैयार किया, ना सिर्फ भारत की राजनीति को इस तरीके से तैयार किया, भारत के जनमानस के मस्तिष्क को इस तरीके से तैयार किया। आज वो पहले कहता था यार पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, अब वो ये कहता है अमेरिका तू कौन? और भारत के जनमानस के सहयोग के बिना कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकता। और ये माइंड मेकअप ही करना था प्रधानमंत्री को, और सबसे पहले उन्होंने वो किया, वही उनकी शक्ति। जी शिवम भाई, और एक और चीज बता दूं, अमेरिका यूरोप में चला, येलो वेस्ट में चला, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्लैक लाइफ मैटर। भारत में बताइए कोई ऐसा व्यापक आंदोलन आज तक खड़ा हो पाया हो? किसान आंदोलन था, 2.5 राज्य का था, सीए था, दिल्ली से बाहर नहीं निकला। एक कानून बताइए। और लोग कहते हैं ना आपने आंदोलन क्यों होने दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां पॉइंट तो रह गया। जो ये कहते हैं आप इतने बड़े बड़े आंदोलन क्यों होने दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की सूझबूझ है कि उन्हें होने देते हैं, धीरे धीरे उन्हें फिजल आउट होने देते हैं, थकाते हैं, क्योंकि पता है लोकलाइज नहीं है, आम जनता का गुस्सा नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, तो भैया उन्हें थकाओ। और नैरेटिव, वो सही जो नैरेटिव है वो जनता तक पहुंचाओ। इस दौरान वो कामयाब रहते हैं। तभी किसान आंदोलन हो, सीए हो, जो भी हो। देखिए किसान आंदोलन पे कह सकते हैं प्रधानमंत्री पीछे हट गए थे, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा की सिचुएशन पंजाब में उस समय थी, अगर आप जाकर देखेंगे जो प्रयास 26 जनवरी का था वो बहुत खतरनाक था। बिल्कुल। और अब तो सारे कानून बैकडोर से अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी शिवम भाई, आपने बिल्कुल सही तस्वीर खींची है। और देखिए, इसका रीसेंट उदाहरण मैं आपको देती हूँ। इतना खौफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि पड़ोस में
जो नई प्रधानमंत्री पद पे बैठी हैं सुशीला कार्की, उनको अभी से डराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ना 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 मोदी की तारीफ की। सुशीला कार्की प्लस उनके 3 मंत्री सारे भारत के जी, समर्थित निकल के आए। अब ये कह जो रहे हैं कि जेंजी तुम्हें वाले कुर्सी थे, पे बिठाया है जो जेंजी तो वाले तुम्हें थे, उतार भी लेंगे। सारे के जी, सारे उनका मुद्दा मोदी ने ऐसे खींच, वहां अमेरिका और चाइना लड़ता रहा, भारत बिल्कुल। ने कहा ठीक है तुम लड़ लो, सारा खत्म हो जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, फिर मैं अपना चाल चलूंगा। और जिस तरीके से नेपाल को खींच के लिया है, ये भी एक उदाहरण है। जी, जी इसीलिए मैंने स्क्रीन पे दिखाया कि अभी वहाँ पे जो खौफ है इसीलिए है क्योंकि वो जो जेन जीज हैं वो कह रहे हैं कि हम फिर से तख्ता पलट कर देंगे, केवल कुछ और नहीं केवल होगा, इसलिए, केवल और कोई केवल तख्ता इसलिए। कोई तख्ता पलट कुछ नहीं होगा। इनका तख्ता इनके हाथ में देके, मैं तो कहीं और बोलना चाह रहा था, देके ने इनके घर भेज देंगे। सारे तख्ते पलट जो होने थे, जो होना था, सब निपट चुका। कुछ कार्यक्रम नहीं है अब यहाँ से नेपाल। हाँ, कुछ महीने अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी निश्चित तौर पर। जैसे ही भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, अभी ट्रेड डील के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, सब कुछ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें बैलेंस की जाएंगी, बैठ के बात की जाएगी। उसके बाद आप अमूमन 6 महीने के अंदर आप देखिएगा नेपाल अपेक्षाकृत रूप से शांति हो जाएगा, और कहीं ना कहीं भारत जो डील करेगा अमेरिका से, उसमें नेपाल अपने लिए मांग। इसलिए भारत को नेपाल की चिंता बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, बांग्लादेश निश्चित तौर पर भारत के लिए सिचुएशन खराब है। पाकिस्तान में जल्दी ही शहबाज शरीफ की सरकार जाने वाली है, और अगला मोर्चा पाकिस्तान और मालदीव में खुलने वाला है, उसके लिए मोदी को तैयारी करनी चाहिए। शिवम भाई, आगे की स्ट्रेटजी जो है मोदी और शाह की, वो क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी उनकी जो ये है कि देश के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट है, पहले उन्हें बाहर निकालिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो ये पेस्ट है। जी, मिशन पुशअप। हाँ, जो ये पेस्ट है, आप इसे कोई भी मिशन दीजिए, पुशअप दीजिए, पुल डाउन दीजिए, जो भी दीजिए, कुल मिला के इन्हें उठाइए, इन्हें जिस देश से आए उस देश में फेंकिए। नहीं देश ले रहा है भैया, इन्हें बंगाल की खाड़ी में डाल दो, हमें नहीं चाहिए। और कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है साहब, ये धर्मशाला नहीं है। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन के लिए होता है। जितना इलीगल इमिग्रेशन होता है, ये क्यों 20 साल से 30 साल 35 साल के बीच का एक पुरुष युवा ही माइग्रेशन करता है? महिला कभी नहीं आएगी, बूढ़ा कभी नहीं आएगा। वही क्यों आता है यहाँ पर? ये जानबूझ के डेमोग्राफी चेंज करनी है, इसलिए है, क्योंकि उन्हें लेके आएंगे तो लायबिलिटी बन जाती है। तो ये जानबूझकर एक तरीके से बिल्कुल प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की जाती है। इसलिए इनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है साहब। इन्हें जहां से आए वहां पहुंचाओ, वहां भेजो। ये देश भारतीयों के रहने के लिए है, कि धर्मशाला नहीं है। ह्यूमन राइट्स हमें नहीं चाहिए भैया। हम पहले अपने देश के ह्यूमन राइट्स और नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, साफ बात है। और जितनी बड़ी बड़ी बात करने वाले अमेरिका वाले हैं, अमेरिका करता है ह्यूमन राइट्स की बात। साहब, तुम्हारे 5% की आबादी नहीं रही रेड इंडियन की, मूल निवासियों को खत्म कर दिया तुमने। यूरोप ने क्या क्या नहीं किया पूरी दुनिया के अंदर। कौन से ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तुम? कौन है ये ह्यूमन राइट्स बात? एक आए सामने बात करने वाले? साहब, भूटान जैसे छोटे से देश ने 1.25 लाख नेपालियों को अपने देश से निकाला हुआ है। कोई एक देश बताए ना ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला कि मैं हूं ह्यूमन राइट्स का पुरोधा। हर एक ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज, जाति, धर्म के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया हुआ है। तो भैया, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। देश बचेगा तो कुछ होगा। जी। और ये जो मैग्सेसे पुरस्कार वाले लोग हैं अपने देश में, ये भी कभी कभी बड़े बेचैन हो जाते हैं, अपना एक अलग एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। लाइक वो बेचैनी के लिए ही रेमन मैग्सेसे दिया है कि भैया, जो तुम्हें रेमन मैग्सेसे में पुरस्कार में पैसा मिला है और अवार्ड मिला है, इसलिए मिला है कि बेचैनी दिखाई जाए। ऐसे लोगों का प्रोफाइल बड़ा किया जाता है, ताकि जब ये बोले तो लोगों को लगे हाँ यार, इसे तो ऑस्कर मिला है साहब, इसे तो नोबेल मिला है। नोबेल प्राइज जीतने वाला मोहम्मद यूनुस देश दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। क्लिंटन फैमिली के लिए ग्रामीण बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये है तुम्हारा नोबेल प्राइज। और उस नोबेल प्राइज की क्या वैल्यू जो जिसे डोनाल्ड ट्रम्प मांगता फिर रहा हो। सही बात है। ठीक है, तो और मिला भी नहीं मिला। तुम्हें नोबेल प्राइज देना था भैया। पूरी दुनिया में जितने बड़े नेता हैं जो अहिंसा की बात करते हैं, गांधी का नाम लेते हैं। देखिए, उस पर विवाद हो सकता है कि गांधी की राजनीति कैसी थी, जो भी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सब लेते तो गांधी का ही नाम है ना। कि मार्टिन लूथर किंग से लेके और हर कोई जो भी बड़ा नाम, नेल्सन मंडेला से लेकर, भैया हमने गांधी जी को फॉलो किया।
तुमने तो कई बार नॉमिनेट करके उन्हें नहीं दिया। क्या करूं उस नोबेल प्राइज का, रेमन मैग्सेसे अवार्ड का? और चैलेंज है आपकी जनता को, अगर बिना सर्च करें 99% लोग ये बता दे रेमन मैग्सेसे किस व्यक्ति के नाम पर है और कौन से देश का था। वो भी नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज कौन सा देश देता है, कौन सी कमेटी देती है, किस आधार पर देती है, कोई ये बता दे। 99% जनता वो नहीं बता पाएगी जी। बस हल्ला है, भैया ऑस्कर मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया। अरे साहब, हमारे लिए सबसे बड़ा भारत रत्न है। Exactly. हमारे लिए उससे ज्यादा वैल्यू शिवम भाई, और आपने मेरी शो के लिए समय निकाला। एंड जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमेंट भी जरूर करिए, आपके कमेंट भी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।